It's my pleasure to speak on the occasion of Heritage Week, a special program organized by Mahagami, Aura, Aurangabad. I'll be speaking on the ornaments of Ajanta paintings, and for this, I feel that I need to talk about the background, या जिसे हम पार्श्वभूमि करते हैं कि अजंता की जो पार्श्वभूमि है या अजंता की पेंटिंग्स की जो पार्श्वभूमि है उसके बारे में जब तक मैं ना बोलूँ तो शायद ये टॉक कंप्लीट ना हो सकेगा। तो इसमें ये अहम है कि जब हम पार्श्वभूमि की बात करते हैं या बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जोग्राफिकल एरिया। जब मैं अजंता की बात करती हूँ कि इसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, ये मोर और लेस इट्स अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। और इसकी जो पहाड़ है डेक्कन ट्रैप रॉक में ये बना है। डेक्कन ट्रैप रॉक जो बना है ये टेंशनल रॉक्स में बना है। उसको लावा से जो 70 मिलियन ईयर्स बैक जो लावा निकलते गया जमीन में से उसके लेयर्स के ऊपर लेयर्स फॉर्म होते गए और इसको जो है ये पूरे सह्याद्री रेंजेस फॉर्म हो गए या डेक्कन ट्रैप रॉक फॉर्म हो गया। और इसमें जो है कहीं माउंटेन्स जैसे हार्ड रॉक फॉर्म हो गया। और ये हार्ड रॉक जो है ये कार्विंग के लिए बहुत अच्छा है। अब जब कार्विंग की बात करते हैं, अब जब हम डेक्कन ट्रैप रॉक बताते हैं कि ये महाराष्ट्र में है और इसमें 900 केव्स कार्व हुए हैं। जो इंडिया में है वो 1200 केव्स है। 1200 केव्स में से 900 केव जो है डेक्कन ट्रैप रॉक में कार्व हुए हैं। और इसमें सबसे अहम जो केव रॉक कट केव्स है या ग्रुप जो है वो अजंता और एलोरा है, जिसको यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया है एज द यूनेस्को आइडेंटिफाइड केव्स, जो फर्स्ट और सेकेंड है इनके लिस्ट में, यूनेस्को लिस्ट, हेरिटेज लिस्ट में। तो ये इसकी अहमियत ये भी है, इसकी अहमियत ये है कि ये ऐसे केव्स हैं जहां हम सिर्फ इतने सारे पेंटिंग्स देखते हैं, वो भी एंशियंट पीरियड के 2nd सेंचुरी BC से टू 2nd सेंचुरी AD। अब जब मैं इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये केव्स जो है सातवाहना और वाकाटा का पीरियड में कार्व हुए हैं। इन्हें दोनों जैसे 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD वो सातवाहना पीरियड था और 250 AD टू 425 AD ये वाकाटा का पीरियड था। ये पीरियड में अजंता पेंटिंग्स अजंता केव्स कार्व हुए थे। अब इसका जो ये है सातवाहना पीरियड जो है ऐसा बताते हैं इकोनॉमिकली वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी इसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग हुआ और इसकी शुरुआत जो हुई ये इकोनॉमी की जो आर्थिक परिस्थिति की इसकी शुरुआत हुई, प्रॉस्पेरिटी इतनी कैसी आई, ये कृषि उद्योग से हुआ, यहाँ तो खेती से हुआ। और खेती में काफी सारे प्रोडक्शंस थे जिससे रेवेन्यू बहुत मिलता था वो जमाने में सातवाहना डायनेस्टी को। अब जब सातवाहना डायनेस्टी को रेवेन्यू मिलता था तो प्रोडक्शन कौन सा था, और सबसे अहम प्रोडक्शन या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन जो था वो कॉटन था। और ये बहुत बढ़िया किस्म का कॉटन था जो यहाँ प्रोड्यूस होता था। अब एक जो किताब है पिया ब्रेनकैसियो, जो इटालियन एक लड़की है जिसने औरंगाबाद केव्स के बारे में लिखा है, उसने जो लिखा है कि यहाँ जो एक जगह है औरंगाबाद का जो पुराना नाम हमको मिलता है ये राजतलक है। इसको राजतलक इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे बहुत बड़ा लेक था और वो बोलती है कि लेक की बाजू ही बहुत बड़ा कॉटन एग्रीकल्चरल एरिया था जहाँ कॉटन प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने में होता था। वैसे ही पैठन में भी कॉटन प्रोडक्शन होता था, तेल में भी कॉटन प्रोडक्शन होता था। इस वास्ते सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन जो है कॉटन का था। अब वैसे ही जैसा मैं कॉटन प्रोडक्शन के बारे में जो बतला रही हूँ कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, उसके अलावा कई स्पाइसेस भी और भी कई चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, पर उससे रेवेन्यू शुरुआत हुई। अब उससे सातवाहना डायनेस्टी ने क्या किया कि उन्होंने इंडस्ट्रीज भी शुरू की। उनके जो मेन इंडस्ट्री सेंटर्स या मेन इंडस्ट्री सिटी जो थे वो भोकरदन, और भोकरदन का ग्रोथ जहाँ नदी होती है वहाँ ग्रोथ होता है। जैसे भोकरदन का ग्रोथ जो है वहाँ पे रिवर खेलना बोल के एक थी, और तेर या तगारा उसका वो दूसरी इंडस्ट्रियल सिटी थी और उसका जो रिवर था वो तेरना रिवर था। प्रतिष्ठान या पैठन सबसे अहम था क्योंकि वो कैपिटल ऑफ सातवाहना था और उसके बैंक्स बैंक्स ऑफ गोदावरी पे थे। तो ये जो 3 नदियां भी है इसकी भी एक अहमियत होती है। तो ये सारे जैसे ये 3 शहर जो थे वो जमाने के शहर थे, एंशियंट शहर जिसको कहते हैं। 2nd सेंचुरी BC से ये इंडस्ट्रियल एरियाज थे।
आज हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे। जैसा आप भोकरदन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आइवरी कार्विंग होता था, शेल इंडस्ट्री थी, ग्लास इंडस्ट्री थी। वैसे ही तेल में जो है, तेल में भी कॉटन इंडस्ट्री थी, बहुत बड़े अच्छे कॉटन इंडस्ट्री थी तेल में। उसके अलावा मसलिन भी बनता था और पैठन में सिल्क बहुत बड़े पैमाने पर बनता था। वैसे डाइंग इंडस्ट्री थी पैटर्न में, जो चांदी के और सोने के जो तागे हैं तो वहाँ रंग देते थे। तो ऐसे कई इंडस्ट्रीज वो जमाने में थी जो जिसके वजह से इंडस्ट्रीज के वजह से ट्रेड बहुत शुरू हो गया था, यानी व्यापार जो बोलते हैं। अब व्यापार अहम, ये आप बात बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्यापार है सिर्फ मर्यादित इंडिया तक मर्यादित नहीं था, या इंटरनल मर्यादा नहीं थी, या लिमिटेड नहीं था। इसकी जो पहुंच थी ये बाहर तक भी थी, यानी कंट्रीज लाइक रोम, कंट्रीज लाइक ग्रीस और अरब कंट्रीज में, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में इसकी पहुंच थी। तो व्यापार ये सारे कंट्रीज से होता था, और ये सारे कंट्रीज में सबसे ज्यादा व्यापार जो यहाँ होता था भोकरदन, तेल, पैठन का जो माल जाता था, और बाकी भी इंडिया के और भी कई एरियाज है, तो वो सब जो जाता था रोम में बहुत ज्यादा बना, क्योंकि रोम में निर्यात आयात निर्यात बहुत होने लगी थी, शिप्स बहुत आने लगे थे रोम से। और ऐसा एम.एन. देशपांडे जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो पेपर लिखा था, उन्होंने रोमन सेटलमेंट्स इन तेल लिखा था, जो पेपर का नाम था। और उन्होंने ये बताया कि तेल में रोमन्स बहुत रहते थे, और उन्होंने अपने काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, यानी काफी बड़ा व्यापार एस्टैब्लिश कर रहे थे। शायद उनके वेयर हाउसेस भी थे जहां वो माल रखते थे, और सारा जो सामान था वो रोम में जाता था। और कई ऐसे किताबें हैं जैसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियासी, वैसे ही टॉलमीज ज्योग्राफी है, स्ट्रैबो ने भी लिखा है, वॉमिंगटन ने भी लिखा है ये, और वैसे ही बुद्धिस्ट लिटरेचर में, हिंदू लिटरेचर में, ये सब लिटरेचर में हमको ये इम्पोर्टेंट मिलता है कि जो प्रोस्पेरिटी थी सातवाहना की इंडस्ट्रीज की वजह से थी, जिसमें रोम ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। और रोम, ऐसा ये कहते थे कि रोम ने जो है अपने फीमेल्स को, अपने फेरर सेक्स को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। यानी उन्होंने इतना सब सामान मंगाते गए, जैसे सिल्क है, मसलिन है, कॉटन है, ये तो कपड़ा है, उसके अलावा स्पाइसेस है, प्रेशियस स्टोन्स है। यानी रोम को जो यहाँ से जाता था, इंडिया से जो जाता था, खासतौर से प्रतिष्ठान से, तेल से, भोकरदन से और आजू बाजू के इलाके कोंकण से ये जो सामान जाता था, ये शायद उसमें प्रेशियस स्टोन्स भी थे, पर्ल्स, मोती डेक्कन में बहुत बनता था, तो मोती भी बहुत जाता था। मोती है, प्रेशियस स्टोन्स है, प्रेशियस स्टोन्स में सेफायर बहुत जाता था, उसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी थी, एमेथिस्ट, कार्लिन, कार्नेलियन, जैस्पर, ये ऐसे स्टोन्स काफ़ी रोम पे जाते थे। उसके अलावा स्पाइसेस भी बहुत सारे जाते थे, और उसके अलावा कॉटन, कपड़ा जो जाता था, कॉटन, सिल्क और मसलिन। अब ये सब कपड़ा जो जाता था, तो उसकी वजह से ये जो फॉरेन स्कॉलर्स थे, फॉरेन ऑथर्स थे, उन्होंने बताया कि इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी खराब होने लगी रोम की, और सातवाहना की इकोनॉमी बहुत अच्छी होने लगी, वाकाटाका की इकोनॉमी बहुत अच्छी होने लगी। और ये जो अब हमारे यहाँ जो रोम से सामान आता था वो गोल्ड बुलियन, यानी रोम का पैसा जो आता था वो भी था, सिल्वर था, कॉपर था। फिर वहाँ से जो आता था हमारे पास परफ्यूम्स आते थे, ग्लास आता था, कुछ ऐसा स्पेशल ग्लास था, वो भी वहाँ से आता था। घोड़े भी वहाँ से आते थे, स्पेशल काइंड ऑफ घोड़े आते थे। और हम यहाँ से जो है, यहाँ से पैरट्स भी भेजते थे, राइनोसर्स भी भेजते थे, और सबसे किसी ने और भी लिखा है कि मंकीज भी भेजते थे। यानी ये बड़ी मजे की बात है कि हम मंकीज भी यहाँ से भेजते थे। ऑफ कोर्स उसके अलावा स्लेव गर्ल्स भी जो है वो भी हम इंडिया से भेजते थे, और बाहर से भी स्लेव गर्ल्स हमारे पास आते थे। यानी रोम ने भी स्लेव गर्ल्स भेजा था, हमने भी वहाँ स्लेव गर्ल्स भेजे थे। तो ऐसा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता था, उसकी वजह से रोम की हालत खराब होने लगी, और हमारे यहाँ की, इंडिया की या तो सातवाहना डायनेस्टी की हालत प्रॉस्पेरस होने लगी। और ये प्रॉस्पेरिटी की वजह से, जैसा मैं बतला रही थी कि ये रोम का, ये तो फॉरेन ये था।
ट्रेड था। ऐसे ही विद इन इंडिया ऑल्सो उज्जैन से जो हमारे पास आता था, जैसे उज्जैन से तेर तक ट्रेड रूट था। अब उज्जैन से हम कहाँ आते थे? उज्जैन से महेशमती जो बैंक्स ऑफ नर्मदा में है, उसके बाद बुरहानपुर से अजंता, घटोत्कच के भोगवर्धन से राजतड़क यानी औरंगाबाद, वहां से प्रतिष्ठान यानी पैठण और तेल। ये ऐसा ट्रेड रूट पूरा था जहां से उज्जैन से इंटरनली जो है हमारे पास ट्रेड भी होता था। तो इंटरनल भी सामान काफी आता था, इंटरनली सेमी प्रेशियस स्टोन्स काफी आते थे, आइवरी बहुत आती थी, आइवरी बहुत बड़े पैमाने पे आती थी। और आज हम अजंता अगर देखें तो उसमें जो बैंगल्स है ये बहुत कुछ केव नंबर 9 और 10 में जो चूड़िया पहने हैं और बहुत सारे मल्टीपल चूड़िया जो पहने हैं वो सारे आइवरी के हैं। तो ये जो और इसी का हमको रिफ्लेक्शन सांची में भी दिखता है जो मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूपा जो है, सांची स्तूपा में भी जो पैर में भी जो उन्होंने एंकलेट्स बने बहुत सारे मल्टीपल हैं, वैसे ही हाथों में भी आइवरी के हैं। तो आइवरी बहुत पॉपुलर था उसमें। तो ये सारा जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, तो ये इंटरनली ऐसा होता था और एक्सटर्नली शिप से होता था। तो ये उससे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी जो आई है अपने पास, और उसी वजह से जो स्पॉन्सरशिप या पेट्रोनाइजेशन ऑफ केव्स हुआ है, जैसे अजंता केव्स जो बनाए गए हैं इन्हीं के ज़माने में बनाए गए हैं, सातवाहना के और इसके वाकाटका के डायनेस्टी में, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बहुत थी और सातवाहना डायनेस्टी जो है स्पॉन्सर कर सकती थी, पेट्रोनाइज कर सकती थी, जिसके अब हमको एविडेंस जो है अजंता में मिलता है। अजंता में जो इंस्क्रिप्शंस हैं, केव नंबर 9 और 10 में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्लियरली लिखा है सातवाहना डायनेस्टी ने कि ये पेट्रोनाइज करे हैं और ये ईयर में करे हैं, कौन से रूलर्स है ये भी बताया है उन्होंने, सारा उसकी जीनियोलॉजी भी बताई है। उसी तरीके से वाकाटका डायनेस्टी का भी एविडेंस हमको मिलता है केव नंबर 16 में, खासतौर से जहाँ इंस्क्रिप्शन है वाकाटका डायनेस्टी की पूरी जीनियोलॉजी है। और स्पेशली जो लेटर ऑन जैसे वाकाटका डायनेस्टी विदर्भा से है और 250 AD से 425 या 475 AD तक है। अब इन्होंने जो वाकाटका डायनेस्टी ने जो उसमें एक स्पेशल डायनेस्टी जो है वत्सगुल्मा बोल के एक जगह है विदर्भा में, वहाँ से रूल करते थे। और वत्सगुल्मा जो डायनेस्टी थी उसमें हरिसेना और वराहदेवा जो है कि उन्होंने, वराहदेवा एक बुद्धिस्ट था, मिनिस्टर था, तो उसने बहुत पेट्रोनाइज किया था केव नंबर 16 को अजंता में। तो ये जो लोग थे जिन्होंने पेट्रोनाइज करे, जिनकी वजह से आज हम इतने सारे पेंटिंग्स देखते थे। और इसका रिफ्लेक्शन जो ये ट्रेड होता था, जो लोग आते थे, यानी ये लोग इंटरनली भी आते थे, जैसे बिहार से भी आते थे, बंगाल से भी आते थे, अलग अलग जगह से जो आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, तो उनके वो लोग भी हमको अजंता में दिखते हैं, फॉरेनर्स भी अजंता में दिखते हैं। तो ये इसलिए दिखते हैं कि ये ट्रेड जो होते थे और ये लोग हमको जो दिखते थे वही हमको अजंता पेंटिंग्स में दिखते थे। अब भोकरदन में जो बीड इंडस्ट्री थी और अलग अलग इंडस्ट्रीज थे, ये सारे जो वहाँ पे हमको एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए यहाँ पे, जैसा मैं बता, इम्पोर्टेंट एक्सकवेशन जो है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हुए वो भोकरदन में भी हुए, तेर में भी हुए। तेर में जो है 1960 में भी हुए, 1971-72 में भी हुए, और भोकरदन में जो है 1972-73 में जो एक्सकवेशंस हुए उसमें जो मटेरियल एविडेंस हमको मिलता है, उसके वो एविडेंस हमको वही सब सारी चीज़ें हमको अजंता के गहनों में दिखती है। वो सबसे यहाँ तक मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो हमको दिखते हैं और कैसे कैसे दिखते हैं, ये मैं आपको थोड़ा पिक्टोरियली भी बता सकती हूँ। अब जैसे मैं बता रही थी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जो फाइंड्स है भोकरदन में, और जैसे हमको वहाँ पे फ्रेगमेंट्स ऑफ बैंगल्स, नेकलेसेस, ईयररिंग्स और हज़ारों बीड्स, ग्लास बीड्स भी मिले, टेराकोटा, आइवरी, स्टिटाइट, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे एगेट, एमेथिस्ट, जेड, क्रिस्टल, कार्नेलियन और बहुत सारे ऐसे मिले हैं। तो ये जो हम आज ये स्लाइड देखते हैं तो इसमें आपको दिखेंगे अलग अलग जो बीड्स हैं, और सेमी प्रेशियस स्टोन की बीड है, उसमें टेराकोटा के बीड्स हैं, आइवरी भी है उसमें, और उसमें जेड भी है, और अलग अलग जो बतला रही थी वो कुछ इसमें आपको नज़र आएंगे। और
ये डिस्कवरी में जो है हमको जो अलग अलग ऑर्नामेंट्स मिले हैं सेकेंड सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी में, एक खास ऑर्नामेंट जो हमको मिला है वो डिस्क टाइप ऑफ ईयरिंग जो मिलते हैं, यानी ऐसे गोल ईयरिंग है। और या आप जो देखेंगे गोल ईयरिंग है जिसका एक पार्ट आप वहाँ देखेंगे और उसमें डिज़ाइंस है, कभी लोटस है, कभी लीफ डिज़ाइन है। और ये बहुत सारे अजंता में और इवन औरंगाबाद केव्स में दिख रहे थे। जब एक्चुअली मैंने पहली बार इसको देखा तो मैं सोचा कि शायद ये ईयरिंग जो दिख रहा है बहुत हैवी होगा, और एक्चुअल जब हमको एक्सकवेशन में मिला है तो वो टेराकोटा का है और इतना लाइट है, यानी उसमें कोई वज़न ही नहीं है। वैसे ही सोने में जो मिला है, सोने में जो एक ऐसे पत्ते हैं, यानी बिल्कुल पतले पत्ते हैं और उस पर डिज़ाइंस हैं, यानी लोटस डिज़ाइन है, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन है। ये बहुत आम तौर पे, यानी इवन इसमें लैपिस लज़ूली में भी ये हमको ईयरिंग्स मिलते हैं और ये हमको अजंता में बहुत आम तौर पे दिखते हैं। हर जगह हम अगर देखे थे तो ये हमको अजंता में और औरंगाबाद केव्स में भी मिलते हैं। इसको टेराकोटा और आइवरी में भी है। जैसा इन्हें दोनों, जैसे रिच लोग जो पहनते थे वो सोने में पहनते थे, जो आम लोग हैं वो जो पहनते थे वो टेराकोटा और आइवरी में पहनते थे, और लैपिस लज़ूली का उस पर ब्लू कलर था उसमें। और अनदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट अहम ऑर्नामेंट जो अजंता में दिखता है, आम तौर पे हर एक केस में नेकलेसेस दिखते हैं, पर्ल नेकलेसेस। यानी जो रॉयल लोग हैं वो पर्ल, प्योर पर्ल नेकलेसेस पहनते थे। गुलाम याज़दानी जिसने अजंता पे 4 वॉल्यूम्स लिखे हैं, यानी 4 इसके है इलस्ट्रेशंस है, पेंटिंग्स है और 4 थियोरी है। तो उन्होंने जो लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि हमको ये जो पर्ल्स यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं कि डेक्कन में काफ़ी पर्ल्स मिलते थे और ये पर्शियन, गल्फ और सिलोन से ज़्यादातर ऑब्टेन होते थे। आज जैसा हम संस्कृत ड्रामास और पोएम्स में भी पढ़ते हैं, तो कालिदासा ने भी कई जगह मोती का जिक्र किया है। उसमें एकावली जो सिंगल पर्ल स्ट्रिंग नेकलेस थी, और दूसरे नेकलेसेस जैसा 8 स्ट्रिंग्स थे, 16 स्ट्रिंग्स थे, 24 थे। सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग्स 108 स्ट्रिंग्स थे जो सिर्फ लॉर्ड इंदिरा ने पहने थे। वो इंद्रचूड़ा बोलते थे उसको, जो 108 स्ट्रिंग के पर्ल्स थे। पता नहीं वो कितने हैवी होंगे, मगर 108 स्ट्रिंग्स थे। तो ये जो नेकलेसेस यहाँ पे पर्ल नेकलेस हमको दिखते थे, ये जो स्लाइड बता रही हूँ मैं, वहाँ पे आपको अलग अलग जेम के भी नेकलेसेस हैं और पर्ल के भी नेकलेसेस हैं, और बहुत ही इंट्रिकेट ऐसे नेकलेसेस आज हम आप ये स्लाइड पे देखते हैं। दूसरा है प्रिमिटिव ऑर्नामेंट्स, यानी पुराने ज़माने के 2nd सेंचुरी BC की जो बहुत अर्ली ऑर्नामेंट्स है वो केव नंबर 9 और 10 में मिलते हैं। और ये जो ऑर्नामेंट्स यहाँ पे मिलते हैं वो मेनली आइवरी और टेराकोटा के हैं। और यहाँ पे ये ऑर्नामेंट्स पुराने ज़माने के होने की वजह से उन्होंने फेदर्स भी यूज़ करे हैं। ये जो आपको स्लाइड दिखती है यहाँ पे फेदर्स है, पर्स की शेप का ऑर्नामेंट है, इसमें बॉक्स शेप्ड है, कॉइन शेप्ड है, कॉन्च शेल है और एनिमल शेप्ड ऑर्नामेंट्स है। ऐसे अलग अलग टाइप के आपको इसमें ये प्रिमिटिव ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं। अब इसमें जो अजंता में जो कैरेक्टर्स है, तो ऐसे रॉयल कैरेक्टर्स स्पेशली जो है, उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो सर से लेके पैर तक सारे ऑर्नामेंट्स में ही भरे हुए हैं। एक स्पेशल पेंटिंग वहाँ पे जो है वज्रपाणी की, जो मैं बता नहीं सकी, मगर वो इंट्रिकेट ज्वेलरी जो देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। वैसे और जो लोग हैं उन्होंने जो पहने हैं कि ऑर्नेट क्राउन्स है, बहुत ही ऑर्नेट क्राउन्स है जिसमें पर्ल स्ट्रिंग्स है, लूप्स है, नेकलेसेस में चेन्स है, तो ऐसे काफ़ी ये बताए हैं। वैसे उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं कि वहाँ पे गले के इसमें ऐसे कुछ स्पेशल, जैसे चानी वारा बोलते हैं, तो ये स्पेशल जो ऑर्नामेंट है वो गले से, शोल्डर से दोनों तरफ से निकल के दोनों ब्रेस्ट के बीच में आके नीचे से दोनों तरफ वेस्ट के दोनों बाजू चले जाती है, जो बहुत ही इंट्रिकेट ऐसी ऑर्नामेंट है, वो बहुत कम दिखती है अपने को। ये भी ऑर्नामेंट आपको इसमें ये स्लाइड में दिखेंगी। और many royal और एंड स्पिरिचुअल फिगर्स वेयर डिफरेंट ईयरिंग्स है ना। देखिए बहुत ही अच्छी, यानी वो ज़माने की ऐसी बात है कि आज जो बहुत ही कम दिखता है कि कुछ रॉयल फिगर्स, स्पिरिचुअल फिगर्स जो है उन्होंने दोनों काल में अलग अलग बाली पहने हैं, यानी बहुत ही अच्छे अच्छे बालियाँ हैं मगर अलग अलग है।
वैसे ही कुछ लोगों ने जो है अपने ईयर लोब यानी कान में तो बाली पहनते हैं कि ऊपर जो कान के ऊपर भी जो है वो रिंग्स और पर्ल स्ट्रिंग्स ईयर लोब में पहनी है। वो फैशन आजकल भी आ रहा है, वो फैशन जो हमको आज दिखता है ये लड़कियां पहनती हैं। और इन्होंने जो गुलाम यासनी ने जो स्पेशल ऑर्नामेंट्स में जो स्टोन्स प्रेशियस स्टोन्स जो मेंशन करे हैं वो रूबी एंड डायमंड्स मेंशन करे हैं। अब पुलकेसन सेकंड का जो ये स्लाइड मैं बतला रही हूँ, तो पुलकेसन सेकंड ने जो ऑर्नामेंट्स पहना है तो वो ये डायमंड है और बीच में जो है हमको और मोती भी दिखते हैं और उसमें रूबीज भी दिखते हैं। तो उसके क्राउन में भी सॉरी रूबीज नहीं सैफायर, उसके क्राउन में भी सैफायर है, उसके गले में भी सैफायर है, उसके गर्डल या मेखला जिसको बोलते हैं उसमें भी सैफायर है। और ये सब जो हमको इसमें प्रेशियस स्टोन्स में अलग अलग रॉयल लोग जो पहनते हैं। एक सिग्निफिकेंट फैक्ट जो अजंता की मैं आपको बतला दूं कि इसमें कहीं भी हमको नोज रिंग्स नहीं दिखा। नोज रिंग्स वहाँ शायद वो ज़माने में नोज रिंग्स पहनते नहीं थे। एंकलेट्स और रिंग्स फिंगर रिंग्स पहनते थे, वो भी बहुत ही सिंपल फिंगर रिंग्स और एंकलेट्स, ऐसे कोई डेकोरेटिव नहीं थे। जो बाकी नेकलेसेस, ईयरिंग्स या हेड गियर वो काफ़ी डेकोरेटिव थे। वैसे अटेंडेंट्स एंड सर्वेंट्स जो पहनते थे वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते थे। और इनकी ज्वेलरी जो है थे, ये जो आप स्लाइड देखते हैं, 2 स्लाइड्स है ये, जो उन्होंने जो ये गहने पहने हैं वो टेराकोटा में है, शेल में है, ग्लास में है, कैल्साइट में है और उनके अलग अलग शेप्स है। तो ये जो है ये ज़्यादातर अटेंडेंट्स और सर्वेंट्स कांच में पहनते थे। वुमेन है अपने सर का डेकोरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डेकोरेशन करते थे कि आपको उनके सर में अजंता के पेंटिंग से के सर का जो डेकोरेशन है वो फॉरहेड से शुरू होता था। बिंदी है, फ्लावर्स है, गजरे हैं जो केन के इस पे गजरे बुनौते थे। वैसे ब्रोच है, हेयर पिन्स हैं, मोती की लड़ियाँ हैं, डोरियाँ हैं, बेत केन के यानी बेत पे जो गजरे बनते थे मोती के भी बनते थे और फूलों के अलग अलग फूलों के बनते थे। हेयर बैंड्स भी यूज़ करते थे, हेयर कोम्स भी यूज़ करते थे, हेयर नेट्स जो आज नेट्स जो पहनते थे, छोटा सा जूड़ा जो पहन के उसमें नेट्स जो पहनते थे वो भी नेट्स हमको अजंता में दिखते थे। तो अजंता की फैशन जो स्टेटमेंट है वो सबसे बेहतरीन फैशन स्टेटमेंट थी। और वैसे मैं एक शॉर्ट में आपको बोलूं कि अजंता की गहने के बारे में अगर हम शुरू करें तो इतना डिटेल है कि मैंने आप जो अभी जो बताया है इज़ जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ सो मच बिकॉज in limited time it's very difficult to express my knowledge about the ornaments of Ajanta because they are so profuse, they are so many and so complex that it's very difficult to express myself in a small limited time space. So anyway, I must thank you again for this invitation and my special thanks as usual to all the audience.